कि 2014 के बाद, हालांकि यूं तो हजारों सालों से हमारे लोगों का मनोबल कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, परंतु 14 के बाद संकीर्ण मानसिकता इतनी खतरनाक हुई, इतनी भयंकर हुई कि आदमी अपने आप का नाम बताने से भी कतराता है। जमीन में क्या समझ में आया कि हमारा आदमी अभी भी मानसिक रूप से बहुत गुलाम है, इतनी अज्ञानता में जीता है कि उसे पता ही नहीं कि आपको इंग्लिश वाइन लेकर के पंचशील की याचना नहीं करनी। जो यूथ है वो अब धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें एक बात समझ में आई कि सब समस्याओं का समाधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ धम्म है। हमारे पास ले दे करके भिक्षु बचता है, और फिर भिक्षु की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, तो फिर उसके अंदर अब फिर हमें कुछ अपने में से तैयार करने पड़ेंगे। लोग सामाजिक पंचायतें होती हैं, पंच पटेलों का जो मूवमेंट रहता है वो कमजोर हुआ, और वो कमजोर होने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आम जनता तक पूर्ण रूपेण पहुंचा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नागवंश के लोगों ने किया है। जब इस देश में नागवंश के लोगों ने काम किया है तो फिर नागवंश कहाँ है? कि जो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, और फिर उस सेवा में हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का काम करते रहना है। साथियों, सेविका का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने सुंदर और इतने विचारवान लोगों को यहाँ एकत्रित किया, और फिर सबका अपना अपना जो संगठन है, वो काम करने का स्टाइल है, उस पर आपने बड़ी विस्तृत रूप से अपनी व्याख्याएं की। मुझे भी आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। हम यहाँ शांति शिक्षा विहार पर चर्चा करेंगे। शांति शिक्षा विहार मिशन स्वाभिमान सामाजिक नवनिर्माण की ओर। कोविड का समय निसंदेह बहुत खतरनाक समय था, स्वास्थ्य के लिए भी और फिर इस आंदोलन में अपने लिए भी। अपने से मतलब क्या कि वो लोग जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, संसाधनों से वहीन जो लोग हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खतरनाक था। इसके अलावा सामाजिक रूप से ये जो लोग काम करने वाले थे, उनके लिए भी यह बंदिशों का दौर था कि जो आदमी रोज़ाना काम करता हो, रोज़ाना समाज में जाकर के मीटिंगें करता हो, रोज़ाना समाज के बीच में उठता बैठता हो, अब वो अपने दरवाजे में ही जम करके बैठा। परंतु यह मेरे लिए उपयुक्त समय था आत्म मंथन करने का और चिंतन करने का। मुझे 1999 से, जब मैं 10th क्लास में था, तभी से यह संकल्प हुआ मेरे मन में कि मुझे अपना पूरा जीवन इस मिशन के लिए लगाना है। उससे लेकर के और ये लॉकडाउन तक मैं निरंतर काम करता रहा। पर
लॉकडाउन का जब समय आया तब जीवन में रुकने का अवसर मिला, और उस रुकने के अवसर में जीवन में वो एक इतना महत्वपूर्ण अवसर था कि मुझे क्या करना है, और यह जो जीवन इस आंदोलन के लिए लगाना है, और फिर जितना समय हमने लगाया उस समय में हमने कितना खोया कितना पाया। अपने आप को आंकलन करने का सबसे बेहतरीन समय था। कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, अपने आप से बात करते रहे, और उस बात ही बात में ये पाया कि हमने जम्मू से लेकर के और तेलंगाना तक लगातार काम किया, पर उस काम के बाद हम हैं कहाँ? हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। तो फिर हमारी मीटिंगें कहाँ हुई? हमारी मीटिंगें सिर्फ सभागारों में हुई। हम जाकर के कितने लोगों से मिले? हम जाकर के खाली पढ़े लिखे लोगों से मिले, जो बिल्कुल सूटर बूटर लोग हैं। समझ में आया कि क्या इतना ही समाज है? अब उसके बाद में एक मजदूर वर्ग ये चलता है पूरे देश में पैदल। दिमाग दोबारा से झकझोरा कि हमें काम करने का ढंग क्या रहना चाहिए। तभी अपने मित्रों से बात की, और राजस्थान सरकार ने यह अनाउंस किया कि जो व्यक्ति साइकिल पे चलता है उसको मास्क की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उसी आदेश का फ़ायदा उठा करके 4100 किलोमीटर की संविधान जागृति धम्म यात्रा की, पूरे 100 दिन। और राजस्थान के सबसे बैकवर्ड एरिया में मैंने काम किया। तब समझ में आया कि अभी जो हम इतनी सारी बातें करते हैं वो अभी ज़मीन से बहुत दूर हैं सर, बहुत दूर हैं। कितनी दूर हैं हम सोच नहीं सकते। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अभी जितना मैंने नज़दीक से देखा, वो चाहे यूपी का पूर्वांचल का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का ये रीवा सतना पन्ना का क्षेत्र हो, या फिर राजस्थान का ये आपका जैसलमेर बाड़मेर का जो एरिया हो, ये क्षेत्र अभी भी सुविधाओं के अभाव से वंचित है। इवन कि जम्मू है, और फिर जम्मू में भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ सुविधाएं अभी नहीं पहुँच पाई हैं हमारे लोगों तक। हमने फिर ये पूरा ठीक ताम झाम छोड़ करके और ज़मीन से काम करना स्टार्ट किया। और उस ज़मीनी सतह पर यह समझ में आया कि 2014 के बाद, हालांकि यूं तो हजारों सालों से हमारे लोगों का मनोबल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, परंतु 14 के बाद संकीर्ण मानसिकता इतनी खतरनाक हुई, इतनी भयंकर हुई कि आदमी अपने आप का नाम बताने से भी कतराता है। आदमी बचता है। और फिर हमारे जो लोग हैं उनका तो मानसिक गुलामी इतनी घर कर गई कि उसका ज़मीर जिंदा है कि नहीं है, इस बात के लिए भी सोचना पड़ता है। आदमी पास बैठा है, पूरे दिन मुंह पे उंगली रख करके बैठा है कि मैं एक शब्द मुंह से न बोल दूं। मुझे समझ में आया कि अब राजेंद्र कुमार कि यह जो समय मिला है, बाकी का जो समय है, इतना समय जो गफलत में निकाला, मैं उसको गफलत इसलिए कहता हूं कि कभी इस संगठन में, कभी उस संगठन में, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, परंतु वो इतना सा समझ में आया कि अब काम करना है, और काम भी ज़मीनी स्तर से करना है। और फिर हम लगे ज़मीन पर लगे तो, और उस ज़मीन में क्या समझ में आया कि हमारा आदमी अभी भी मानसिक रूप से बहुत गुलाम है। इतनी अज्ञानता में जीता है कि उसे पता ही नहीं कि आपको इंग्लिश वाइन ले करके पंचशील की याचना नहीं करनी। अगर आप इस बात से इत्फाक रखते हो तो बात समझ में आएगी कि आपको भिक्षु को भी बिठाने के लिए किस प्रकार से आसन देना, इस बात का भी अभी हमें ठीक से नहीं पता। हमने फिर धम्म की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम उस राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए एरिया में स्टार्ट किया। और फिर देश भर के जितने ये जो बड़े प्रोग्राम थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सब से अलग हट करके अपनी जो टीम है, अपने यहाँ आदरणीय सुगत सर बैठे हैं,
केसरी साहब बैठे हैं, तो हमने फिर इसकी एक प्लानिंग की कि हमें गांव देहात में जा कर के लोगों से बात करनी है। हमने दम प्रशिक्षण किए, हमने कैडर कैंप किए, और फिर उसके साथ साथ हमने लोगों को संगीत से जोड़ा। अब जब संगीत से हम जुड़े तो बहुत सारे विद्वान साथियों ने विरोध किया, बुद्धेश्वर सर, कि संगीत विद्वानों का काम नहीं है। परंतु जब आप समाज में जाओगे तो फिर समाज मांगता ही संगीत है, संगीत के अलावा उसको और कुछ समझता ही नहीं है। जब आप पिछला इतिहास देखते हैं तो फिर ज्योतिबा फूले का पूरा मूवमेंट संगीत से उठा। बस्ती बस्ती जा कर के वो एक तारा बजवाते, सावित्रीबाई फूले कविताएं करती। हमने फिर उसी हिसाब से एक नया सा प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी तकलीफें आई, आदरणीय प्रवीण सर, बहुत तकलीफें आई, क्योंकि लोगों ने इग्नोर किया कि साहब क्या ये उल्टे सीधे काम कर रहे हो, इतने साल से आप ना धम प्रचार में लगे हो, और फिर धम का आदमी संगीत से कासों दूर होता है, और फिर आप हो गया बाप यूथ नचा रहे हो। रुको, अभी इसका टाइम आएगा। और फिर वह समय इस प्रकार से आया कि हमने फिर सामाजिक नवनिर्माण धम्मिक सेमिनरी बनाई बदंत धम्म सारथी दीक्षा भूमि के मार्गदर्शन में, और फिर वहाँ यूथ को बुला करके नियमित कैडर किया। हम लोग प्रोग्राम करते, बस्ती बस्ती जाते, लोगों से मिलते, जो लड़के नाचने के इच्छुक थे उनको नचवाते, और जो बात है सुनने के इच्छुक थे उनसे फिर आप जैसे विद्वान लोगों को बुला करके उनसे मीटिंग करवाते, और फिर वहाँ से जो लोग निकल करके आते उनको फिर सेमिनरी में बिठा करके और पूरा घोट करके रगड़ा पिलाते। और उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि आज 20 लड़के, बिल्कुल 20 लड़के, लड़के से मतलब क्या कि जो 18 साल से 25-30 साल तक के हैं, वो आज बौद्धाचार्य के रूप में एक गांव से दूसरे गांव जा करके लोगों को सिखाने का काम करते हैं। हमारे पास 2 धम्मोपदेशक तैयार किए। धम्मोपदेशक भी क्या कि जो है ना ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं, उनको तैयार किया, और उनको तैयार करके बकायदा बस्ती में ले जा करके ऊंचा आसन दे करके उनसे धम पढ़वाया, लोगों को सिखाया। जब हम ये कहते हैं कि यूथ बिगड़ रहा है, यूथ नशे में जा रहा है, यूथ इधर जा रहा है, यूथ उधर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि यूथ को अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा। यहाँ बच्चे सुबह से खचाखच भरे पड़े हैं, इतने बेकार मौसम में भी आपने हॉल एकदम खचाखच रखा, इस बात के लिए बड़ा आभार सुभाष जी और इनकी जो टीम पूरी। परंतु इसमें से भी कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी ईमानदारी से पूरी बात को सुन रहे हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा आ रहा है जा रहा है वो हमारे काम का नहीं है, या जो बच्चा हल्ला कर रहा है उधम कर रहा है वो हमारे काम का नहीं है, या जो सुबह से बैठा है वही हमारे काम का नहीं। यह ताकत है, ये पावर है, और इस पावर का सही सदुपयोग हमें करना है। इसके लिए हमें एक सही रणनीति बनानी पड़ेगी। हमने फिर यूथ को उसी ढंग से प्रिपेयर किया। अब जो बच्चे मस्ती करने वाले थे, हमने फिर उनकी धम यात्राएं करवाई, उन्हें दीक्षा भूमि लेकर के आए, उनको यहाँ सांची लेकर के आए। आदरणीय साहब ने हमारा बड़ा उस काम में बड़ा मदद किया। उधर हरियाणा के जितने भी स्थल थे उन सब पे हमने उनको विचरण करवाया। वो कहते साहब वाह। अब मोस्टली जो यूथ है वो अब धम की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें एक बात समझ में आई कि सब समस्याओं का समाधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ धम है। धम के अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है। अभी जो आदरणीय निकेता जी ने एक बड़े विस्तार से आपने वो सारी चीजें बताई, और फिर हमने उसको झेला और देखा और समझा। समझना तो क्या, आज भी बस्तियों में उन जातियों के लिए अच्छा नहीं बोला जाता कि ये कौन, कि ये कंजर है, डोम है, सांसी है, भाट है, ये नट है, ये बंजारे हैं, ये चोरू चक्के हैं। इस प्रकार से उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने पूरी टीम के साथ एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद उन्हीं समाजों में से भिक्षु बना करके और उनको धम के मार्ग पे लगाया। जब तक हम उन्हें सही सदाचरण नहीं देंगे, जब तक उन्हें सही नैतिकता नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी।
एजुकेशन जरूरी है, पढ़ना मस्ट है, पर फिर पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या अंतर है? कितना अंतर है? मुझे इतना सा समझ में आया कि अनपढ़ आदमी, क्या वो लिया भी नाम इन्होंने, महुआ पीता है, और फिर पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश पीता है। क्या इतना अंतर है? नहीं, इससे भी ऊपर का अंतर देना पड़ेगा। और अंतर देने के लिए हमें अपने में से ही कुछ आदर्श व्यक्तित्व स्थापित करने पड़ेंगे। दूसरों की व्यवस्थाएं इसलिए मजबूत हैं क्योंकि उनके पास वो अपने में से ही एक वर्ग तैयार करता है। सो कॉल्ड उसको वो पंडा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, और फिर उसके प्रति बड़ी बहुत आदर का भाव रखते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास ले दे करके भिक्षु बचता है, और फिर भिक्षु की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। तो फिर उसके अंदर अब फिर हमें कुछ अपने में से तैयार करने पड़ेंगे लोग। हमने उस पर काम किया। अगर मैं आप सबको इस बात के लिए निमंत्रण दूंगा कि आप लोग कभी राजस्थान आए, या फिर दोबारा इस प्रकार का कभी प्रोग्राम हो। ये प्रोग्राम इतना शानदार होगा, मुझे आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो फिर मैं आपको विद एग्जाम्पल लेकर के आता हूं सबको। तो यह जो काम है, इस काम को हमें बहुत गंभीरता से करना है। और इसके बाद जो बात समझ में आई कि युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। और समाज में एक आम बात कही जा रही है, क्या? कि जो आदमी रिटायर्ड हो गया वो किसी काम का नहीं है, उसको अब सरकार ने निकाल दिया तो फिर समाज में ही मतलब का नहीं है। हमारे वहां आम भाषा में कहते हैं कि साठी और बुद्धि नाठी, अर्थात कि जो आयु 60 साल ले गया उसकी बुद्धि चली गई। मैं कहता हूं इससे बुरी बात क्या हो सकती है संसार में कि जिस व्यक्ति ने 60 बसंत देखे हो जीवन के और अनुभव का अथाह भंडार हो, हम उसके लिए इस प्रकार की गंदी और भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बुजुर्ग का दिमाग खराब हो गया। हमारे बुजुर्ग समझते नहीं हैं। हम तो धम का काम, मिशन का काम, मूवमेंट का काम बहुत जोरदार ढंग से करते, परंतु क्या करें, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये जो है ना सीनियर सिटीजन बैठे हैं, इनकी वजह से हमारा काम ठीक नहीं चलता। अरे अनुभव है। हम कहते हैं हमने बस्ती बस्ती जाकर के लोगों को तैयार किया कि अब तुम जोड़ियां बनाओ। अच्छा, किस प्रकार की जोड़ियां? दादा और पोता की जोड़ियां। पोता समझते हैं आप? दादा का अंतिम मित्र कौन है? उसका पोता है। और फिर जो पोता है उसका प्रथम दोस्त कौन है डॉक्टर साहब? दादा है। और जब दादा पोता की जोड़ी बनेगी तो वह नागौरी बैल की तरह, एग्रीकल्चर से आप तो आदरणीय सर, कि नागौरी बैल सबसे मजबूत होता है, जहां हल डालोगे वहीं से पार कर देगा। बुजुर्गों का अनुभव है और फिर युवाओं की ताकत इस मूवमेंट को गति दे सकती है, वरना खेल खाली है। दोस्तों, हमने फिर शांति शिक्षा विहार की जो टीम थी उसने इस प्रकार की जोड़ियां बनाई और बीच के आदमी को हटा करके बुजुर्गों को यह कहा कि आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, पता ही है। और फिर प्रत्येक पुत्र को यह पता है कि उसका पिता उसकी बात नहीं मानता। यह संघर्ष चलता है और यह चलता रहेगा, परंतु दादा पोता, नाना पोता आपस में बात मानते हैं। फिर हमने उनको तैयार किया, सिर्फ बाकी को बीच में छोड़ा। जब उनको तैयार किया तो फिर घर की महिलाएं सवते तैयार हुई, हमें फिर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। और फिर उसमें उस एक्सपीरियंस से हमें क्या लाभ मिला? उस एक्सपीरियंस से ये लाभ मिला कि राजस्थान में जो सामाजिक पंचायतें होती हैं, पंच पटेलों का जो मूवमेंट रहता है वो कमजोर हुआ। और वो कमजोर होने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आम जनता तक पूर्ण रूपेण पहुंचा। क्योंकि इस पूरे देश में जितना मैंने राजस्थान को बहुत पास से देखा है कि उसमें समाज एक तरफ है और संविधान एक तरफ। जब समाज का पंच बैठता है तो बाकी चीजें सारी गौण हो जाती हैं। तो हमने उस गौणता को तोड़ने के लिए पूरा योजनाबद्ध काम किया। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि बुजुर्गों को नकारे नहीं। इस संसार में केवल 4 ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए सही सोच सकते हैं, तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और इस बात को बच्चे अपनी बात को जहन में बिठा लें। वो 4 लोग कौन हैं? तुम्हारे माता,
तुम्हारे पिता, तुम्हारे आचार्य, जो टीचर हैं, और तुम्हारा अतिथि, इनसे बड़ा कोई तुम्हारा हितकारी नहीं है। और इन चारों को संतुष्ट रखना, इन चारों को संतुष्ट रखने का ढंग क्या है? इन चारों को संतुष्ट रखने का ढंग दान है। क्या? दान। अभी जो आदरणीय आपने कहा कि दान सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, या है? हमारे पास पैसा नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी दान किया जा सकता है कि जब घर में रोटी बने तो रोटी बनते ही अपने बुजुर्गों को भोजन दो। दूसरा, वस्त्र का दान। अपने बुजुर्गों के लिए सर्दी गर्मी के सही कपड़ों की व्यवस्था करो। दवाई का दान, औषधि का दान, उनके लिए सही समय पर औषधियां मिलनी चाहिए। उनके लिए आवास का दान, उन्हें वातानुकूलित अच्छे घर में रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, और उनके जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारी जिम्मेवारी है। केवल यही जो 4 लोग हैं, इनके प्रति जो आप दान देंगे वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि आप भले ही पूरे संसार में नमस्ते करते रहो, अब जो अग्रिम पंक्ति में इतने सारे जो सम्मानित लोग बैठे हैं, अब आप सब आओ और फिर आप सबको नमस्ते करके जाओ। तो इसका रूप क्या आएगा पता है? इसका रूप ये आएगा कि ये बच्चा बहुत संस्कारी है, गुड बॉय, गुड गर्ल, वेरी गुड। पर अगर वही बच्चा सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा को जय भीम नमो बुधाई नहीं कहता तो वो बैड बॉय है। उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा के प्रति अभिवादन करना। बुद्ध क्या कहते हैं? अभिवादनशीलस्य निच बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वडंती आयु वर्णो सुखं बलम। अगर तुम तुम्हारे सुख में वृद्धि करना चाहते हो, ताकत में वृद्धि करना चाहते हो, तुम तुम्हारे वर्ण में वृद्धि करना चाहते हो, तो फिर बुजुर्गों का अभिवादन जरूरी है। और इस बात को आप अभी से इसी इंटरनेशनल ये जो सेमिनार हो रहा है, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि मैं जब उठूंगा तो उठते ही अपने मम्मी पापा को जय भीम नमो बुधाए बोलूंगा। जैसे आप बोलना शुरू कर देंगे, आपकी 90% समस्याएं, उनकी डांट वैसे खत्म हो जाएंगी। रात गई बात खत्म। अगर उन्होंने आपको डांट दिया, फटकार दिया या कुछ बोल दिया, तो अब भागना नहीं है। सुबह उठ करके नमो बुधाय माँ, पापा नमो बुधाय जय भीम, बस इतना कह दोगे तो पूरे दिन की गलतियां माफ है। माँ बाप का हृदय बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और माँ का तो कोई अंत ही नहीं है। माँ का हृदय बहुत बड़ा है दोस्तों। इसलिए उनके प्रति आदर, और जो आदर का भाव है उसको बना करके रखना। अंतिम बात, हमें जो बात समझ में आई, एक बात और समझ में आई कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नागवंश के लोगों ने किया है। जब इस देश में नागवंश के लोगों ने काम किया है तो फिर नागवंश कहाँ है? हमारे लिए नाग का क्या अर्थ है? अभी हम डॉक्टर साहब और सुगत सर इस बात पर हम लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो आम जो घर हैं, आम जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो अभी भी उस महान सभ्यता को संजो करके रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और इवन कि बच्चे भी ना पढ़े लिखे हैं। अगर हम बच्चों से ये पूछें, और आप और हमसे ये पूछें कि ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, कि ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो आदमी हंसता है कि पृथ्वी टिकी हुई है क्या भैया? नहीं टिकी हुई ना। पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी घूमती है ना कि टिकी हुई है। परंतु यही बात जब आप अपनी 70 साल 90 साल की दादी से पूछेंगे, नानी से पूछेंगे कि नानी ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो वह क्या बोलेगी पता है? वो कहती है कि ये पृथ्वी नाग के ऊपर टिकी हुई पृथ्वी है, घूमती घामती नहीं है। अब हम, ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अब हम अपने यूथ की बात को माने या फिर हमारे बुजुर्गों की बात को माने। अगर हम हमारी बुजुर्गों की बात को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर हम ना बदतमीज कहलाते हैं। और हम अगर ये कहते हैं कि ये पृथ्वी घूम रही है, तो फिर हम वैज्ञानिक कहलाते हैं। वैज्ञानिक बनते ही घर में शाम को रोटी बंद है,
क्यों? क्योंकि आपने अपनी दादी और नानी के साथ बदतमीजी की कि तुम सामने बोले और तुम उसको समझा रहे हो। अब हम क्या करें? जब आप अध्ययन करेंगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे, ये बात समझ में आती है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, जब आप जम्मू से पकड़ते हैं अपने आप को, और फिर जब इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नागवंश के लोगों ने किया है, तो फिर नागवंश कहाँ कहाँ है? जम्मू में एक जगह है अनंतनाग, नाग जगह है। जम्मू से आप फिर आओ मध्य प्रदेश में नागदा जिले है। जब आप आओ राजस्थान में तो फिर नागौर जिला है। जब आप आ जाओ इधर, आप नीचे की तरफ उतरो महाराष्ट्र में तो नाग नदी है और नागपुर है, नाग है। दक्षिण में जाओ तो फिर कर्नाटक जिला है, तो कर्नाटक का जो टक शब्द है वह तक्षक का शब्द है, तो वह तक्षक का शब्द है। और जब आप ना नागालैंड की ओर जाते हैं तो फिर नागालैंड एक स्टेट है पूरा का पूरा, और जब आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो नागलोई है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी भारत भूमि नागों के अधीन है और नागवंशी हम हैं। इसलिए हमें हमारे बुजुर्ग जो जाने अनजाने में बातें कहते हैं उनसे भी सामंजस्य करना चाहिए, और उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और फिर जब से मुझे ये बात समझ में आई कि अभी और कुछ जानना बाकी है, और कुछ पढ़ना बाकी है, तब से फिर मैंने अभी पढ़ना चालू किया। अभी जो मेरा लेटेस्ट के अंदर, अभी मैं 1 अगस्त से ज्वाइन करूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बुद्धिस्ट स्टडी से, कि अभी अपने को बहुत कुछ जानना और उसको खोजना बाकी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, और फिर उस सेवा में हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का काम करते रहना है। जब हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और लोगों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करवा करके उनके स्वाभिमान को मजबूत करेंगे, तब वह व्यक्ति मुक्त मानव के रूप में स्थापित होगा। और जब व्यक्ति मुक्त मानव के रूप में स्थापित होगा, तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महाकारुणिक बुद्ध, कबीर, नानक, शाहू रैदास की बात को पूरी होती है। तो हमने इस प्रकार से आदरणीय उधर राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए एरिया में ये स्टार्ट किया मूवमेंट, और फिर उस ना मूवमेंट का जो असर हम पे ये आया कि हमें 5 जगह उधर ना लोगों ने शांति शिक्षा विहार के नाम से हॉस्टल बनाने के लिए ज़मीनें दान की कि आप काम कीजिए, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई ज़मीन की कमी नहीं है। और ये वास्तव में भी ये ठीक बात है। और फिर यह सारा जो मूवमेंट चल रहा है, हमारे बीच आदरणीय D.K. केसरी सर और आदरणीय इंजीनियर सुगत जी विराजमान हैं कि आपने ठीक है, हम सब ने ना राजस्थान को एक मॉडल के रूप में पकड़ा, और फिर आप लगातार उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, और यह एक टीम के रूप में हम सबके साथ हैं। तो मैं इसी बात से आप सबसे रजा चाहूँगा। समय की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। इसी बीच आप सब ने मुझे सुना, आप सब ने समय दिया। अगर वो कुछ ऊंच नीच शब्द निकल भी गए हों तो उस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप सब ने समय दिया। आभार। नमो बुद्धाय।